हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 15 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फांग जी विंग के बारे में ही सोच रहा था, जो कि विंग के फादर ने बताया था। विंग के फादर ने बताया था कि उनके एंसेस्टर ने लेजेंडरी वुल्फ की पावर का इस्तेमाल करा था, जिससे कि वह वॉर को जीत सके। लेकिन उन्होंने लेजेंडरी वुल्फ को धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ये कर्स मिला, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो जाता है। लकीली विंग अभी नहीं मारा गया, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि आखिर आगे क्या हो सकता है। वांगशी विंग के बारे में सोचता हुआ अब विंग के रूम में चला जाता है। जब वांगशी विंग के रूम में जाता है, विंग सो रहा होता है, लेकिन इस तरह से विंग को देखकर वांगशी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वह अपनी जगह पर स्टन रह जाता है। विंग ने काफ़ी ज़्यादा थिन रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे, जिनमें विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वह ऐसे ही सो रहा था अपना बेबी फेस बनाकर। खिड़की से आने वाली मूनलाइट सीधा विंग के ऊपर आ रही थी और वांगजी सिर्फ विंग को ही देख रहा था कि मानो कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो, जिसे वह बिना थके हमेशा ऐसे ही देख सकता है। वांगजी की नज़र विंग की बॉडी पर जाती है, जो कि उसके थिन कपड़ों में यूं ही विजिबल हो रही थी, और उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है कि मानो उसका वुल्फ कंट्रोल से बाहर हो रहा हो। वांगजी सोचता है कि मुझे हो क्या जाता है कि मानो सिर्फ विंग को देखना ही काफ़ी हो और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता हो। वांगजी अनकॉन्शियसली अपने हाथ को विंग के फेस तक ले जाता है। वहाँ से होते हुए वह धीरे धीरे उसकी चेस्ट तक पहुँच जाता है। वह अपने हाथ को फैला रहा था और वह विंग की बॉडी को फील कर रहा था, लेकिन वांगशी को पता नहीं चलता कि आखिर कैसे अनकॉन्शियसली उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ, उसके नेवल एरिया की तरफ, वांगशी अपनी फिंगर को वहाँ पर फहराता है और कैसे खुद का खुद फिर उसका हाथ उसकी थाइस तक पहुँच जाता है। ऐसा लग रहा था कि वांगशी मानो पोजेस्ड हो गया है और अब उसे कुछ भी होश नहीं है कि आखिर वह क्या कर रहा है। वांगजी पहले अपने हाथ को विंग के थाइस पर फहराता है, इसके बाद वहाँ से स्क्वीज़ करता है। उसे खुद होश नहीं था, लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी का हाथ आ जाता है और वह विंग का होता है और देखता है कि विंग की आंखें खुल गई हैं। वांगजी सोचता है कि विंग उसके हाथ को हटा देगा और वांगजी को खुद भी ये चीज़ गलत लगती है कि आखिर वह कर क्या रहा था, लेकिन विंग ऐसा कुछ भी नहीं करता और वांगजी अपने हाथ को हटाने ही वाला होता है कि तभी विंग वांगजी को पकड़कर खींच लेता है। वांगजी ने विंग से ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। विंग पूरी तरह से वांगजी के ऊपर आ जाते हैं और उसे गले लगा लेता है और अपने फेस को वांगजी के नेक में छुपा लेता है। विंग बोलता है अब ऐसे ही रहो। वांगजी भी विंग को गले लगा लेता है, दोनों कुछ टाइम ऐसे ही रहते हैं। फिर विंग वांगजी से चिंसू के बारे में पूछता है। विंग बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे। वांगजी विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। विंग बोलता है तुम्हें हमेशा ये डर होता है क्या कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा कुछ भी। वांगशी बोलता है जिनसू जब 1 साल की थी उसकी मदर मारी गई थी, किसी ने मेरी मदर पर हमला करा था और उन्हें बचाने में उसकी मदर मारी गई। जिनसू के फादर यहाँ पर मिनिस्टर थे। जिनसू ज़्यादातर यहीं रहती थी, लेकिन जब वो 5 साल की थी तो उसके फादर मारे गए, क्योंकि हमारी विचेस के साथ कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी और उस लड़ाई के दौरान उसके फादर मारे गए। ब्रदर के बाद चिंसू ही एक ऐसी पर्सन थी जो थोड़ा बहुत मेरे पास थी। मदर को चिंसू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मदर को चिंसू मेरे पार्टनर के रूप में पसंद नहीं थी। जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि चिंसू मेरी पार्टनर है। चिंसू ही थी जिसने प्यार का इजहार करा और मेरी क्या फीलिंग थी। इसके बाद वांगशी को फील होता है कि विंग को ये सुनना शायद अच्छा नहीं लग रहा। विंग बोलता है कंटिन्यू करो। फिर भी वांगशी बोलता है मैं कुछ भी ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि फेटेड पार्टनर एक दूसरे के नसीब में ही होते हैं, तो मेरी तरफ से चीज़ें ओके थी, लेकिन मेरे वुल्फ ने उसे कभी पसंद ही नहीं करा। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन चिंसू ने उस वक्त अपनी केयर दिखाई, अपना लव दिखाया। लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरा ट्राई करा कि शायद मैं उसका ध्यान रख सकूं, एटलीस्ट इतना तो। लेकिन चिंसू ने शो किंगडम के जो एम्बेसडर यहाँ आए हुए थे उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे उस वक्त गुस्सा करना चाहिए था और डेफिनेटली आया भी, लेकिन मेरा उससे कुछ भी कहने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस रात एक फीलिंग आई
जैसे कि रिजेक्शन की फीलिंग या फिर किसी के दूर जाने की। और मेरी बॉडी में पेन फील होने लगा और हार्ट में बिल्कुल इस तरह दर्द हो रहा था कि मैं अपने पार्टनर को खो रहा हूँ। मुझे ठीक से सांसें भी नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन इमोशनली, क्योंकि सारी फीलिंग ऐसी थी कि किसी अपने को खोने का बहुत ज़्यादा दर्द हो। मुझे लगा कि वो चिंसू के लिए है, क्योंकि आज दिन में जो हुआ शायद इस वजह से। और करीब 3 से 4 दिन का टाइम मुझे उस फीलिंग से रिकवर होने में लग गया। और इसके बाद मैं किसी और को अपने इतने नज़दीक आने ही नहीं देना चाहता था। मुझे नहीं पता चिंसू मेरी इतनी क्लोज़ थी या नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे किसी और को इतनी क्लोज़ नहीं आने देना था। बीइंग बोलता है, इसलिए तुम मुझे पीछे भगा रहे थे जब हम फर्स्ट मिले थे और फर्स्ट मीटिंग करी थी और तुमने कहा था कि मैं दूर रहूँ। फांगशी बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे वुल्फ ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। और ये चीज़ देखकर मैं हैरान था, क्योंकि उसने चिंसू को भी स्वीकार नहीं करा था। लेकिन तुम्हें देखकर जैसी फीलिंग उस वक्त आई थी कि किसी अपने के दूर जाने की, तुम्हें देखकर किसी से कनेक्ट होने की आ रही थी। और मैं उस चीज़ को नहीं चाहता था, बट मेरा वुल्फ तुम्हें स्वीकार करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन जब तुम दूर रहे और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो धीरे धीरे समझ आ रहा था तुम डिफरेंट हो। तुम दूसरों की तरह मुझे अट्रैक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे थे, बट मेरा वुल्फ अट्रैक्ट हो रहा था। और सच कहूँ तो मैं भी। फिंगिस के बाद वांगशी की आंखों में देखता है। 3 से 4 दिन का रिकवर होने का टाइम, ये कब हुआ था? वांगशी बोलता है, 7 साल पहले। फिंग वांगशी की तरफ देखता है, तुम श्योर हो कि वो चिंसू की वजह से था? तुमने कहा ना कि तुम्हें दिन में समझ नहीं आया था तुम क्या फ़ील करो, और तुमने उस पर इतना गुस्सा भी नहीं करा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं 10 साल का था, मैं ऑलमोस्ट मरते हुए बचा था। ये सुनकर वांगशी से फिंग को देख रहा था। फिंग बोलता है, वो पहली बार था जब मैंने किसी क्रिएचर को समन कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं जंगल में था और कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो मिस्टीरियस फॉरेस्ट जहाँ पर मिस्टीरियस क्रिएचर रहते हैं। एंड डेफिनेटली उस दिन था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली मैं बेहोश था और मैं सही सलामत था पर। और मैं देखकर हैरान था कि वो सभी मरे हुए हैं। और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, तभी मैंने वहाँ पर वो वुल्फ देखा जो तुम्हारा था, इतना विशाल डार्क ब्लैक वुल्फ, और उस पर वो डार्क ब्लू स्ट्रिप्स जो कि इसके डोमिनेंट होने के साइन दिखाती हैं। पहले मैं उसे देखकर डर चुका था, लेकिन फिर समझ में आया कि इन सभी को उसी ने मारा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं उसकी आंखों में देख रहा था, ऐसा फील हुआ कि वो वहाँ से मेरी बॉडी में एंट्री करा। लेकिन हाँ, उस वक्त फील हुआ कि ये डार्क मैजिक है जो मेरी सोल को कंट्रोल करना चाह रहा है। उस वक्त मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जल रहा हो, और मुझे सारी हड्डियाँ टूटने का दर्द हो रहा था। और पूरी फीलिंग थी कि मैं किसी भी वक्त मारा जा सकता हूँ। और मैं खुद को ट्राई कर रहा था कंट्रोल करूँ, बट सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे होश आया तो 3 से 4 दिन हो चुके थे और मैं अपने रूम में था। वहाँ पर एक लेडी थी जो मुझे चेक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ही वहाँ जंगल में मिला। मेरी आँख खुलने पर वह हैरान थी कि आखिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रही है और मैं इसमें इतना सर्वाइव कर गया। अब वांगजी को समझ में आता है कि उस दिन उसे वो जो फीलिंग आई थी वो वीइंग की वजह से आई थी, ना कि चिंसू की वजह से, क्योंकि उस दिन वीइंग उससे शायद हमेशा के लिए दूर हो जाता। और वांगजी इस चीज़ को बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहता है। अब वांगजी वीइंग के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। वांगजी वीइंग से बोलता है कि वीइंग वांगजी को बिना बताए 1 घंटे से ज़्यादा देर कहीं नहीं जा सकता जहाँ वांगजी को नहीं पता कि आखिर वीइंग कहाँ है। अभी सब कुछ शांत है, लेकिन वांगजी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे चिंसू का भी नहीं पता कि आखिर वह क्या करेगी। और दूसरा म्यान म्या जो कि वीइंग की ट्रू मेट है, वो अभी तक ज़िंदा है। और वांगजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वांगजी चाहता तो उसी वक्त चिंसू को ख़त्म कर सकता था जिस वक्त चिंसू ने वांगजी को धोखा दिया था, लेकिन वांगजी ने उस वक्त चिंसू को छोड़ दिया था अपनी मदर के कहने पर, क्योंकि चिंसू की मदर उन्हें बचाते हुए मारी गई थी और उसके फादर भी वॉर के दौरान मारे गए थे। और तीसरा, वह बात सिर्फ वांगजी तक थी, लेकिन अब बातें अलग हैं
क्योंकि अब इसमें विंग भी शामिल है और वह बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा किसी को विंग को हर्ट करने के लिए। अब वांगशी और विंग की शादी आराम से हो जाती है। विंग रूम में था और वांगशी के आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने व्हील पहन रखा था और उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग सोचता है ये सब क्या है, और वांगशी आ नहीं रहा था। विंग बोलता मुझे कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, और वह अपने व्हील को उतार कर साइड में रख देता है। उसके बाद वांगशी की एंट्री होती है। विंग सोचता है क्या पहनूं दोबारा। विंग सोचता है वैसे फेस तो वही रहेगा ना, बदल थोड़ी ना जाएगा। लेकिन इसके बाद विंग देखता है कि वांगशी रूम में एंट्री तो कर लिया, लेकिन उसने अपने मास्क को अभी भी पहन रखा है। विंग सोचता है बड़ा अजीब है ये, हमेशा मास्क क्यों पहने रखता है, स्पेशली जब बाहर जाता है तब तो ठीक है, लेकिन शादी के दौरान भी वांगशी ने मास्क पहन रखा था, और उस दिन जश्न में भी। और इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अगली है, किसी मॉन्स्टर की तरह, क्योंकि ये हमेशा मास्क पहने रखता है। जब वांगशी विंग के पास आ जाता है, विंग बोलता है सही है, मुझे व्हील पहना दिया इन लोगों ने और तुम मास्क पहन कर आ जाओ। क्यों पहनते हो, अजीब नहीं लगता क्या। इसके बाद वांगशी विंग के बराबर में बैठकर पीछे को लेट जाता है और विंग भी ऐसा करता है। विंग बोलता है इसलिए लोग तुम्हें अगली और मॉन्स्टर समझते हैं। वांगशी बोलता है सही है, फिर इससे दूर रहते हैं सब। विंग बोलता है सीरियसली, लेकिन इसके बाद वांगशी विंग को देखता है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है ओह मैं भूल गया था, कभी कभी तुम्हारे मुंह पर पट्टी बन जाती है जो तुम बोलना पसंद नहीं करते। इसके बाद भी वांगशी कोई आंसर नहीं करता, सिर्फ विंग को ही देख रहा था, क्योंकि उसे विंग का इस तरह से इरिटेट होना भी अच्छा लगता है। इसके बाद विंग वांगजी से अचानक से बोलता है क्या हम लोग सेक्स कर सकते हैं। ये सुनते ही वांगजी सरप्राइज लुक के साथ विंग की तरफ देखता है कि उसने सही सुना ना। विंग दोबारा बोलता है, वांगशी बोलता है नहीं, और वांगशी एकदम से मानो चिल्ला पड़ता है। विंग क्लिंच होता है, लेकिन इसके बाद वह वांगशी की तरफ देखता है। क्यों। वांगशी बोलता है तुम्हारी एज। विंग बोलता है सीरियसली उस दिन कोई और था जो मेरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था, ये कहो कि एक सोते हुए इंसान का बेनिफिट ले रहा था। इस पर वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या कहे, और वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग अपने हाथ से वांगशी के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग बोलता है हमारे बीच ऑलरेडी हो चुका है। वांगशी बोलता है लेकिन। इसके बाद ही विंग अपने फिंगर को वांगशी के होठों पर रख देता है। वांगजी बोलता है लेकिन तुम मुझसे शादी कर सकते हो है ना। जिस वक्त तुमने शादी के लिए हाँ कहा था उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि मेरी एज क्या है। वांगजी कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता। विंग बोलता है कमोल लांसान, मैं वैसे भी हेल्दी हूँ, एक अल्फा हूँ, और क्या तुम ये चीज़ सही में नहीं चाहते। और इसके बाद वह आगे बढ़कर वांगजी को किस करने लगता है। डेफिनेटली वांगजी ये सभी चीज़ें चाहता था, लेकिन वह खुद को रोकना चाहता था ताकि विंग इस चीज़ में डिस्कम्फर्ट फील ना करे और पहले अपनी एज को पूरा कर ले। लेकिन अब तो विंग के सामने वांगजी भी हार मानता है। विंग बोलता है हम तो हस्बैंड्स हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। वांगजी विंग का बहुत ध्यान रख रहा था, ये चीज़ विंग भी फील कर रहा था, लेकिन कुछ दिन से विंग को वांगशी को लेकर बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर वांगशी को अपने से दूर नहीं करना चाहता, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, इवन वांगशी को सिड्यूस भी। अब इनके दिन ऐसे ही बीतते हैं। वांगशी विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और विंग भी, लेकिन विंग पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा था। विंग का ठीक से खुश ना हो पाने का रीज़न था विंग के अंदर आने वाली फीलिंग जो कि वांगशी को लेकर आ रही थी, जैसे कि वांगशी उसे छोड़ देगा, वांगशी उससे दूर हो जाएगा या वांगशी से प्यार करना बंद कर देगा। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, और इन सब के पीछे थी म्यान म्या, जो कि उन मैजिक को परफॉर्म कर रही थी जिनके ऊपर बैन था। विंग के पास स्टार्ट पावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो एक हद से ज़्यादा हो जाए तो वह विंग को कंट्रोल कर सकती है और तबाही ला सकती है, लेकिन उस पावर पर जल्दी से कोई दूसरी पावर वर्क नहीं कर सकती। यहाँ म्यान म्या रेड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो कुछ नहीं तो विंग को एक इल्यूज़न में तो डाल ही सकती है। वांगजी जिनसू पर नज़र रख रहा था, लेकिन जिनसू की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि वह उस पर कोई शक कर सके, और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था। इधर वांगजी विंग को देखता है जो कि थोड़ा सा वांगशी को पेल लग रहा था।
वांगची पूछता है क्या वह ठीक है और विंग हाँ में सर हिलाता है। जब वांगची की रट आती है उस दौरान वांगची काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसका वुल्फ अपनी पूरी पावर में आ जाता है और वांगची चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वांगची ने विंग से कहा भी था कि वह वांगची से दूर रहे, लेकिन विंग नहीं जाता और जैसे ही विंग वांगची के पास आता है तब तो वांगची का अपना कंट्रोल खोना तय था। वांगची की रट के दौरान जब वो दोनों फिजिकल हुए तो विंग को होश ही नहीं आया पूरे 2 दिन तक। वांगची ने फिजिशियन को बुलाया। जब विंग होश में आया तो उन्हें डॉक्टर ने बताया कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांगची हैरान था, लेकिन विंग ने कुछ भी नहीं बोला। वांगची बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। फिजिशियन बोलता है मुझे भी नहीं पता और वह विंग को देख रहा था। शायद इनके डार्क मैजिक की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से इनके अंदर ओमेगा की तरह एक फॉर्म बन गया है जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गए हैं। वांगची विंग को देख रहा था क्योंकि वह इस वक्त विंग के रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन विंग सिर्फ मुस्कुरा कर दिखाता है और वह वांगची को देख रहा था। विंग को लगता है कि वांगची खुश नहीं है, लेकिन वांगची सिर्फ विंग की चिंता कर रहा था कि आखिर उसे अजीब ना लगे कि वो एक अल्फ़ा है। विंग बोलता है क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है और उदास हो जाता है। तभी वांगची विंग को गले लगा लेता है। वांगची बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वांगची की ये बात सुनकर विंग स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।